नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मलसीसर, उन सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो बीए द्वितीय वर्ष में है तथा जिनके पास वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में राजनीति विज्ञान है, तथा जो इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं उनका पुनः स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश राज व्यवस्था की चर्चा करेंगे और ब्रिटिश राज व्यवस्था इसी चर्चा के दौरान हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री शासन, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। बहस की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम कहते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसद का शासन है और वहाँ की संसद ही देश का संचालन करती है, नियमों का निर्माण करती है और इतनी शक्तिशाली है कि वो औरत को पुरुष और पुरुष को औरत बनाने को छोड़ के सब कुछ कार्य कर सकती है। तो फिर ये शब्द की वहाँ तो प्रधानमंत्री शासन है, ये क्यों चर्चा में आया? आज का जो वीडियो है ये इसी चर्चा के ऊपर केंद्रित है कि आज वहाँ संसद की बजाय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा हो गई है व्यवहार में। सैद्धांतिक रूप से तो आज भी वहाँ हम यही कहते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन है, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री का शासन है। तो सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री शासन के तहत ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री शासन का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि आज प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश राज व्यवस्था है, वहाँ की शासन व्यवस्था है, उसका की पॉइंट हो गया, केंद्र बिंदु हो गया है। पूरी ब्रिटिश शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद है वहाँ के प्रधानमंत्री का। पूरी शासन प्रणाली उसके चारों ओर घूमती है। वह न केवल मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का मुखिया है, बल्कि इसके साथ साथ उसने संसद के नेता की स्थिति भी प्राप्त कर ली है। वो अपने राजनीतिक दल का भी सर्वमान्य नेता होता है और जनता का भी सर्वोच्च नेता होता है। तो अब हम इसका अर्थ समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री शासन का तात्पर्य क्या है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता है, संसद का नेता है, जनता का नेता है और अपने दल का नेता है। तो जितने भी और अन्य लोकतांत्रिक संस्थान हैं उन सब का नेतृत्व प्रधानमंत्री के पास आ गया है। एक ही व्यक्ति में ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं समाहित हो गई है, संसद भी, मंत्रिमंडल भी और जन इच्छाएं भी और राजनीतिक दल भी। तब हम कहते हैं कि ब्रिटेन में वास्तव में संसदीय शासन नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री का शासन है। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जो गतिशील प्रवृत्ति है उसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज व्यवस्था है वो कदम दर कदम आगे बढ़ी। पहले जहां निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था ब्रिटेन में, धीरे धीरे कैसे वो संसदीय व्यवस्था में बदला, संसदीय लोकतंत्र में बदला, कैसे संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में बदली और कैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई, जो कि आज भी चल रही है। तो सबसे पहले हम उस मुद्दे की चर्चा करते हैं जिसके तहत निरंकुश राजतंत्र संसदीय व्यवस्था में बदल गया। राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई और संसद की शक्तियां बढ़ गई। अब राजा था वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया और बाकी सारी शक्तियां, वास्तविक शक्तियां संसद के हाथ में आ गई।
तो हम पहले उस मुद्दे की चर्चा करें कि कैसे एक निरंकुश राजतंत्र था वो संसदीय व्यवस्था में बदल गया। निरंकुश राजतंत्र को संसदीय व्यवस्था में बदलने में 3 घटन मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक है रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति के बाद जो नया राजा आया उसने संसद के सामने समर्पण कर दिया और 1688 के अगले ही साल, यानी कि 1688 में तो रक्तहीन क्रांति होती है ब्रिटेन में, 1689 में उसने बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर कर दिए और ये स्वीकार कर लिया कि जन अधिकार है उनका मैं सम्मान करूंगा, और अपनी निरंकुशता को उसने सीमित कर लिया। अब राजतंत्र है वो सीमित राजतंत्र हो गया है। तो एक तो रक्तहीन क्रांति, उसके बाद लोकतंत्र का प्रसार, और तीसरा धीरे धीरे वहाँ वयस्क मताधिकार आया, यूनिवर्सल जो सरफेज आया, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार मिला। उस व्यवस्था की वजह से वहाँ राजा की निरंकुशता थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और वहाँ संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे फिर ये संसदीय व्यवस्था थी ये मंत्रिय मंडलीय व्यवस्था में चेंज हो गई। निरंकुश राजतंत्र से संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अब संसद की बजाय कैबिनेट महत्वपूर्ण हो गई, मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण हो गया। ये क्यों हुआ, इसके हम कारणों की चर्चा करते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति, वहाँ मुख्यतः 2 ही दल हैं। इस द्विदलीय पद्धति ने दलीय अनुशासन, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को दल का अनुशासन मानना पड़ता है, प्रत्येक संसद के सदस्य को, तो इस दलीय अनुशासन ने, इसके बाद जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति हुई जिसकी वजह से वहाँ उद्योगों का प्रसार हुआ, और उस औद्योगिक प्रसार ने ब्रिटेन को एक औपनिवेशिक शक्ति बना दिया। तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की वजह से जो ब्रिटेन औपनिवेशिक शक्ति बना, संसार की सबसे बड़ी शक्ति बना, उससे मंत्रिमंडल मजबूत हो गया, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल की मुख्य भूमिका थी वो उजागर हुई। और तीसरा, वहाँ जितने भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए तेजी से, उन परिवर्तनों की वजह से जितना भी कार्यभार था वो सारा कार्यभार मंत्रियों के ऊपर आ गया। तो देखते ही देखते वहाँ मंत्री थे वो शक्तिशाली हो गए, यानी कैबिनेट शक्तिशाली होगी, क्योंकि अब सारे निर्णय कैबिनेट किया करती थी, कार्यपालिका किया करती थी। तो द्विदलीय पद्धति, दलीय अनुशासन ने, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने वहाँ संसदीय व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में चेंज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी मंत्रियों की जो शक्ति थी वो भी कम हो गई, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अब चेंज हो गई प्रधानमंत्री व्यवस्था में, यानी एक समूह की शक्तियाँ एक व्यक्ति में समाहित हो गई। अब हम कैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रधानमंत्री व्यवस्था में चेंज हुई, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या मत है, इसके कारण क्या है, उन कारणों की खोज करते हैं और हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री व्यवस्था की, कि कैसे वहाँ चरणबद्ध रूप से वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो शासन व्यवस्था का केंद्र बन गया है। इसके बारे में विद्वानों के विचार हैं वो प्रधानमंत्री शासन के लेके एक मत है, यानी प्रधानमंत्री की शक्तियों को लेके वो एक मत है। और ऐसा हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही वहाँ प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होना शुरू हो गई थी। एक विद्वान है क्रॉसमैन, क्रॉसमैन कहता है कि जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ हमने देखा कि कैबिनेट का शासन है वो प्रधानमंत्री के शासन में परिवर्तित हो गया है। बेजहोट ने कहा था कि मंत्रिमंडल संयोजक तत्व होता है, जोड़ने वाला तत्व होता है, जो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के साथ जोड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब
बक्सवे यानी संयोजक तत्व का काम प्रधानमंत्री कर रहा है, यानी अब मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास आ गई है। तो अब मुख्य संयोजक है वो क्रॉसमैन के अनुसार प्रधानमंत्री हो गया है कैबिनेट की बजाय। ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग एक और विद्वान है जॉन मैकिन्टोश, बड़े सरल शब्दों में वो कहते हैं अब देश पर प्रधानमंत्री द्वारा शासन किया जा रहा है और जितने भी मंत्री हैं वो अपने आप को सिर्फ प्रधानमंत्री का एजेंट समझते हैं। ऐसी ही चर्चाएं गार्डन वॉकर और विल्सन करते हैं। वो कहते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन शब्द जरूर बना हुआ है, लेकिन व्यवहार में प्रत्येक नीति के ऊपर, प्रत्येक निर्णय के ऊपर प्रधानमंत्री की छाप रहती है। तो इन विचारकों के विचारों से हमने जाना कि ब्रिटिश राज व्यवस्था का जो की पॉइंट है, आधार तत्व है, वो प्रधानमंत्री है। अब हम उन तत्वों की खोज करेंगे जो तत्व ये बताते हैं कि क्यों आखिर ब्रिटिश व्यवस्था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री शासन में चेंज हो गई, प्राइम मिनिस्टर रूल में चेंज हो गई। इसके लिए जो उत्तरदायी तत्व है उनकी हम खोज करते हैं। तो हम प्रथम बिंदु को लेते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मजबूत हो गया ब्रिटिश शासन व्यवस्था में। उसका एक प्रमुख कारण है कि मंत्री परिषद पर पीएम का नियंत्रण होता है, प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री ही कैबिनेट का स्वामी हो गया है। जब कैबिनेट शासन चलता था, जब कैबिनेट मजबूत हुआ करती थी, तब प्रधानमंत्री के लिए ये कहा जाता था कि वो और कुछ नहीं है, समकक्ष लोगों में प्रथम है, प्रीमस इंटर पेयर्स। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो समकक्षों में प्रथम नहीं है, अपने मंत्रियों में प्रथम मंत्री नहीं है, बल्कि वो मंत्री परिषद का स्वामी हो गया है। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का गठन करता है, मंत्रियों को बनाता है, वही मंत्रियों को विभाग बांटता है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको कृषि मंत्री बनाना है। और जब चाहे प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्याग पत्र ले सकता है, उसको उसके पद से हटा सकता है। वही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो हमने देखा कि मंत्री परिषद में जो केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर ली है वो प्रधानमंत्री ने कर ली है। अब मंत्री परिषद का जीवन और मरण है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री शासन आ गया है। अब हम दूसरे कारण की खोज करते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो गया है। तो हमने देखा कि संसद, मंत्री परिषद के साथ साथ संसद पर भी प्रधानमंत्री का नियंत्रण हो गया है। हम इस संबंध में एक विद्वान है राजनीति विज्ञान के G.W. जोन्स, वो लिखते हैं, संरक्षण बांटने की शक्ति, संसद का विघटन करने का अधिकार एवं सचेतक पद्धति सब प्रधानमंत्री को अपने अधीनस्थ बहुमत का समर्थन प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा ही संसद का कानून बन गई है। यानी जोन्स ये कहना चाह रहे हैं कि संसद में वही कार्य होता है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां कार्यपालिका के प्रधान हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, उसके साथ साथ वो वहां का जो लोक सदन है उसके भी नेता हैं। उनके पास ही शक्ति है कि अगर वो कहें कैबिनेट के माध्यम से, तो वहाँ के राजा को उसके कहने से लोक सदन भंग भी करना पड़ता है। तो हमने देखा कि संसद का एक जो प्रमुख सदन है, लोक सदन,
कॉमन्स हाउस, उसका जीवन और मरण भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जब चाहे राष्ट्र वहाँ के राजा से कह के और उसको विघटित करवा सकता है। तो हमने देखा कि संसद पर भी पीएम का नियंत्रण है। अब हम तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु है पीएम के द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां की जाती है और उसने उसकी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री की शक्तियों को। चाहे वो आंतरिक मामलों में की विभागों में नियुक्तियां हो या विदेशी क्षेत्रों में नियुक्तियां हो। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री राजदूतों को नियुक्त करता है, विदेशों में हाई कमिश्नर्स को नियुक्त करता है, विभिन्न समितियों और आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियां वो करता है। इन नियुक्तियों की वजह से बहुत सारी शक्तियां वो प्रधानमंत्री के पास आ गई है। अब हम चौथे बिंदु की चर्चा करते हैं। चौथा बिंदु है आम चुनाव। आजकल आम चुनाव वहाँ पीएम का चुनाव हो गया है। वहाँ राजनीतिक दलों के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हो गए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के चारों ओर चुनाव लड़ा जाता है। उसको केंद्र बना के चुनाव लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री, जैसा कि जेनिंग्स कह रहे हैं, आम चुनाव प्राथमिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया है। सर्वोच्च नेता की एक लोकप्रिय छवि बनाकर, प्रधानमंत्री की एक लोकप्रिय छवि बनाकर उसके नाम से वोट मांगे जाते हैं। राजनीतिक दलों की नीतियों की बजाय अब व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है। तो आम चुनाव में जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, जिसके चारों ओर वोटर केंद्रित हो चुका है, उसने भी प्रधानमंत्री को बड़ा शक्तिशाली बना दिया है। अब हम अंतिम मुद्दे की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्यों आखिर प्रधानमंत्री इतना मजबूत हुआ। तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो देश का सर्वोच्च नेता है, यानी वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है। आम चुनाव उसके चारों ओर लड़े जाते हैं। संसद के मामले में बड़ी शक्तियां हैं उसको, वो बहुत सारी नियुक्तियां करता है और इसके साथ साथ देश का भी वो नेता है। आज ब्रिटेन का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के समय आशा भरी दृष्टि से प्रधानमंत्री की ओर देखता है। हमारे देश में भी ऐसा है। हमारे देश में कोई भी काम हो तो हम प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करते हैं कि वो इसका समाधान करेंगे। तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर वो विपरीत हैं तो प्रधानमंत्री पूरी देश की जनता का आशा का केंद्र हो गया। इस वजह से प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने तरतीब से देखा कि कैसे ब्रिटिश राज व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। तो आज हमने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। आपने मनोयोग पूर्वक इस वीडियो को देखा और सुना, इस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक और नया टॉपिक करेंगे, ब्रिटिश राज व्यवस्था का, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का। तब तक के लिए गुड बाय।